लोग आते रहेंगे, हाँ जुड़ते रहेंगे, ज्वाइन कर लेंगे वो। हाँ हेलो धनंजय जी। हाँ नमस्कार सर, मेरी आवाज नमस्कार। हाँ, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज अरे सुनने के लिए धनंजय मैंने जी आ आपको गए। कॉल किया। हाँ, चलिए नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग शुरू करते हैं। यस। तो आज लगातार हम इस वर्चुअल लेक्चर सीरीज में नित्य नए रिसोर्स पर्सन्स को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम लोग ये बहस कर रहे हैं। आज हमारे बीच में एक गोरखपुर विश्वविद्यालय के यंग और डायनेमिक प्रोफेसर धनंजय कुमार जी हम लोगों के बीच में हैं और बड़े ही कर्मठ, वेरी सिंसियर, वेरी डिवोटेड इनकी पर्सनालिटी है। इन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। इनको धन्यवाद देते हुए मैं सीमा जी से ये कहूँगा कि वो धनंजय जी का स्वागत करते हुए आप उनका परिचय देते हुए उनको वक्तव्य के लिए अनुरोध करें। सीमा जी। हेलो सीमा जी। हाँ भाई हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार प्रोफेसर रामजी लाल जी। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा जी शुरू करें। सीमा जी आ जाएं। सर मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। कोई बात, कुछ बोल पाएंगे? आ रही। बस हाँ जी सर। हाँ सर अब ठीक है। बोलकर आगे सर आप आगे। सबको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सीमा जी। आगे हमारे रामजी जी को भी नमस्कार। दिख रहे हैं? बिल्कुल, आज तो संडे मूड में लग रही हैं आप। शुरू करें। अच्छा लग रहा है, प्रारंभ करें। तो सर इस वर्चुअल लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सबके बीच प्रोफेसर धनंजय कुमार सर हैं, जिनका आज का विषय है मेंटल हेल्थ इश्यूज इन मल्टीकल्चरल सिचुएशन, इम्प्लीकेशंस फॉर काउंसलिंग। मैं सर के बारे में थोड़ी सी बात करूं। मैं जब एमए पार्ट 1 में जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, एज पीजी स्टूडेंट मैंने जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो उसी साल सर ने भी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। और हम लोग का बैच में पहला बैच था जिसने सर से पढ़ा था, तो हम लोगों में बहुत क्रेज होता था। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी के कुछ नए टीचर्स ने ज्वाइन किया है तो हम सबको क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ना है। सर ने और राकेश पांडे सर, अनुभूति मैम ने भी साथ में ज्वाइन किया था, पर सर और राकेश पांडे सर बनारस से आए थे और क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट थे, ये हम लोग को पता था। तो सिर्फ इसी क्रेज में हम लोगों ने, जो काफी हद तक मन बना चुके थे कि नहीं साइकोलॉजी नहीं लेनी तो क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है, पर सिर्फ इस क्रेज में हम लोगों ने साइकोलॉजी ली और क्लिनिकल लिया और आज जो भी है सब आप लोगों के सामने है। और सर की क्लास हम लोग बहुत एंजॉय करते थे और आगे बैठने का बहुत क्रेज होता था कि नहीं आगे ही बैठना है सर की क्लास में। तो सर बहुत स्वागत है आपका। और सर का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी का और सर का बहुत ज्यादा वर्क है इंटर ग्रुप रिलेशंस पर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में और काउंसलिंग साइकोलॉजी में सर का बहुत लंबा वर्क है और सर ने बहुत सारी पीएचडी भी इस क्षेत्र में कराई हुई हैं। तो मैं बहुत समय नहीं लेते हुए सीधे सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अपनी बात शुरू करें। जी धन्यवाद सीमा जी। मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज आप सभी लोगों को अवश्य दे रही होगी। बिल्कुल जी सर आ रही है। जी जी धन्यवाद। तो सबसे पहले एक तो इतने वरिष्ठ सदस्यों को देख करके मैं थोड़ा अभिभूत हूँ। सब लोगों को एक बार मेरा नमस्कार।
मैं इतना भी सीनियर नहीं हूँ। आप लोगों की उम्र और अनुभव को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक अच्छा फोरम मिला है अपनी बात कहने का। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे यंग कलीग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो ये सभी मौके होते हैं रिसर्च के भी नए एवेन्यूज को ढूंढने का, और एरिया जो कि कहीं कहीं हम लोग टुकड़ों में काम करते हैं, उन सब चीज़ों से अवेयर होने का। तो सबसे पहले मैं इसी भावना के तहत हमारे सामने दिख रहे त्रिमूर्ति, मैं प्रोफेसर रामजी लाल जी सर जी को, सीमा त्रिपाठी जी को और अमृतांशु शुक्ला जी को, आप दोनों लोगों को पहले तो प्रोफेसर होने की भी बधाई। मुझे यह ज्ञात हुआ कि आप लोगों का नोटिफिकेशन हो चुका है। बहरहाल उसी दिन से बधाई, पहले से ही बधाई था जब आप लोग एलिजिबल हुए। आप दोनों को एक बार पुनः बधाई। और मेरे ख्याल से सभी मित्र जो यहाँ जुड़े हुए हैं, जो अभी इस कैश वाले सिस्टम में जो उनकी अगर प्रोफेसर पे या अन्य दूसरे पोस्ट पे कहीं भी कोई प्रमोशन हुआ है, तो सबको बधाई। मेरे नए मित्रों को भी शुभकामनाएं जो यहाँ पे हैं, जो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ अक्टूबर 2022 वर्चुअल लेक्चर सीरीज, इसके ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर रामजी लाल सर, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी, मॉडरेटर प्रोफेसर सीमा त्रिपाठी जी, और सभी जो रिस्पेक्टेड सीनियर कलीग्स हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन जो यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत। और मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर और मॉडरेटर्स का, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस मेंटल हेल्थ के विषय पर कुछ अपनी बात कह सकता हूँ। जब मैं ये विचार कर रहा था कि मैं किस विषय पर बातचीत करूं, तो पहले तो मैंने सोचा कि मेंटल हेल्थ पर ही ज़्यादा फोकस करूंगा। लेकिन मैंने ये देखा कि मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हुए बहुत सारे डायमेंशंस पे चीज़ें कही जा रही थी, और यहाँ कहीं भी जा चुकी हैं। मैं थोड़े रिकॉर्डिंग देखता हूँ कभी-कभी बाद में भी। तो जो आप लोग पब्लिश करते हैं, टाइम आप सब जानते हैं, रामजी लाल सर भी जानते होंगे हम लोगों की व्यवस्थाएँ किस तरह से हम लोग करते हैं। अभी मैं बताऊँ आप लोगों को, अभी मैं बनारस के बीएचयू गेस्ट हाउस में बैठा हुआ हूँ। वहाँ से मैं ये लेक्चर जो है अपना ऑर्गेनाइज कर पा रहा हूँ। दिन भर मैंने प्रैक्टिकल लिया है, और कल मैं गोरखपुर से जब आ रहा था, तो पीईटी के एग्जामिनेशन में जिस तरह का जो दृश्य था, रात भर बैठ के ही आना पड़ा मुझे ऐसी बोगी में भी। बहरहाल, लेकिन आप सभी लोगों के जो सम्मान है, जो आप लोगों ने मुझे दिया, उसने मुझे अभी प्रेरित किया कि मैं यहाँ लगा रहूं और अपनी बात में कहूँ। तो इस भावना के तहत अपने सभी सम्मानित सदस्यों का यहाँ स्वागत करते हुए और आभार ज्ञापित करते हुए, तो मैं जो बात कर रहा था कि मैंने ये तय किया कि मैं अपने एरिया में थोड़ा रहूंगा। जो मेरा रिसर्च अब तक रहा है, करीब 7 पीएचडी मैंने मेरे अंदर में अभी सुपरवाइज हो चुकी हैं, और अभी 6 बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो जो पिछले 6-7 थे मैक्सिमम, जिस एरिया में मैंने सोशल कॉग्निशन में मेरी खुद अपनी पीएचडी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में रही है, और वो भी उस क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में मैंने झारखंड के ट्राइब्स पर काम किया था, और एकल्चरेशन में ही काम किया था मैंने। करीब वर्षों बाद, 20-25 साल बाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जिस टीम ने, प्रोफेसर दुर्गावंश सिन्हा सर और आरसी मिश्रा सर की जिस टीम ने, और बेरी जी ने जिस एरिया में काम किया था, मैंने कुछ टाइप्स को लेकर के उसी एरिया में एकल्चरेशन में मेरा काम था। लेकिन मैंने एकल्चरेशन के साथ सोशल कॉग्निशन में सोशल आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव को भी जोड़ा था अपने। मेरे काम का नयापन ये था कि मैंने ताजफेल और टर्नर के सोशल आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव को भी इस काम के साथ जोड़ा। तो जब मैं ये तय कर रहा था, तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जिनमें डिफरेंट कल्चरल जो इथनिक ग्रुप्स हैं और डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनमें जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होती हैं, मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं इसको ही सामने रखूं। मैंने एक पेपर भी इस पर लिखा था, जिसमें कि इसकी काउंसलिंग की इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इस पर कुछ फोकस डाला था। तो मेरे जो कुछ 2-3 पेपर्स थे, जो बुक चैप्टर्स थे जो इसमें पब्लिश हुए थे, मैंने उनका सहारा लिया, और जो मैंने कुछ रिव्यूज किए थे, मैंने उन लिटरेचर्स को एक खंगाला, और उसके बाद फिर मैंने ये टॉपिक तय किया था, जिसका सीमा जी ने बताया भी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज इन मल्टीकल्चरल सिचुएशन, इम्प्लीकेशंस फॉर काउंसलिंग। इसकी एक वजह और भी थी कि यही टॉपिक मैंने क्यों लिया, और वो ये वजह यह थी कि अगर हम इंडिया को देखें तो जो मेजॉरिटी कल्चर है, जो डोमिनेंट कल्चर है, जो हम लोग हैं, हम लोग ये सोचते हैं अपने अपने साइकोलॉजिकल
डोमेन में रहते हुए कि यहाँ पर कोई दूसरी कल्चर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर हम कहीं उसका संज्ञान लेते भी हैं तो हम समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा उनके बारे में सोचते नहीं हैं कि हमारे उनके बीच के जो रिलेशनशिप, हम उनको आदिवासी या ये मान के कि हाँ वो लोग रहते हैं, उनका एक सेटलमेंट होता है, उनका लैंग्वेज है, उनके रिलीजियस स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज है वो है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हमारा नहीं है, बहुत ज्यादा हमें उन्हें उनके बारे में सोचना नहीं है, और वो भी अपने जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन बिता रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि एक तरह से एक ऐसी मनोदशा में हम हैं जहां हम बहुत ज्यादा उनके बारे में सोचना नहीं चाहते। जैसे मैं एक छोटी सी घटना में लेना चाहता हूं जिसके द्वारा हम अपने इन जो हमारी सेंसिटिविटी है इन ग्रुप्स के बारे में, और मैं ये भी बताऊं कि जब मैं ये काम कर रहा था अपना, तो मुझे कुछ अनुभव हुए। जैसे मैंने कुछ एक रिव्यू देखा, इंडिया में बड़ी तेजी से जो ये इथनिक माइनॉरिटी इथनिक जो ग्रुप्स हैं और कल्चर्स हैं, ये इनका खात्मा हो रहा है। और आप जानते हैं कि अजीत के मोहंती सर जो है लिंग्विस्टिक वाइटलिटी पे काम करते हैं, और क्रॉस कल्चरल में कुछ उनका भी काम है। तो उनके साथ भी कभी कभी बातचीत में, आरसी मिश्रा सर के साथ जो हमारे गुरु रहे हैं बेचू कहीं, इनके साथ बातचीत में, और भी जो क्रॉस कल्चरल में जो काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ बातचीत में, ये हम लोगों के बीच एक सर्वे आई जिस पर चर्चा होती है कि एक समय में इंडिया में लगभग 700 कल्चर्स अप्रोक्सीमेटली एग्जिस्ट करती थी। और कल्चर के डेफिनेशन में बाय डेफिनेशन यूनिक जो लैंग्वेज है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर के रूप में काम करता है कि एक रिलीजन, उनकी हर कल्चर की अपनी एक हिस्ट्री होती है, हर कल्चर की अपनी एक यूनिक उनका रिलीजन होता है, और उनका लैंग्वेज होता है। ये तीन चीजें अगर है तो ये कल्चर कॉन्स्टिट्यूट होता है, एक अलग कल्चर है। तो अब क्या स्थिति है, तो करीब 3-4 साल पहले 2017-18 कल करबो बातचीत हो रही थी हमारी प्रोफेसर आरसी मिश्रा सर मिस से, कॉल दो करे के और जो एक पायनियर भी है इंडिया में और लीडर है फोन करी बेरी साहब के साथ जिन्होंने काम किया है, और भी लोगों के साथ अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि अप्रोक्सीमेटली, ये एक अप्रोक्सीमेट है, आज भी इंडिया में लगभग 400 कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखें कि हम लोग लगभग 200-250 से ज्यादा कल्चर्स तो हमारे यहाँ निकल चुके हैं, उतनी लैंग्वेजेस जा चुकी हैं। मैंने फिर एक सर्वे करने की कोशिश की कि हम देखें कि आखिर जो डिफरेंट ये 400 कल्चर्स के लोग हैं जो इंडिया में ही रहते हैं, इनका सेटलमेंट क्या है, ये किधर रहते हैं, लोकेशन क्या है, और इनका जो है इनकी संख्या क्या है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने एक कल्चर के साथ जिसके साथ काम किया था, उनकी जनसंख्या केवल झारखंड में थी, और पूरे झारखंड में लगभग 2100-2200 के आसपास थी। लेकिन आप ये जानकर आश्चर्यचकित रहेंगे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स हैं हमारे उधर, या फिर साउथ में जो हमारे समुद्री इलाके हैं उधर। जैसे सबसे कम तो अभी भी जारवा एक है ट्राइब, जो कि केवल 7 ही की संख्या में थे जब इंडोनेशियन भूकंप आया था इंडियन ओशन में, और उसके बाद जहाँ काफी तबाही मची थी हमारे कोस्टल रीजन में। तो उस समय आप देखें कि मतलब मैंने जब सर्वे करने की कोशिश की तो मैंने ये देखा कि हमारे जो लगभग ये कल्चर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास, ये सभी कल्चर्स में कुछ ऐसे भी कल्चर्स हैं जिनकी संख्या केवल 7 है, तो कुछ 20 है, कुछ 50 है, कुछ 100-150 रह गए हैं। और इस तरह से बहुत तेजी से उनका, जैसे जो अगर हम कहें कि जो प्लुरालिटी होती है नेचर में जानवरों की, या जो स्पीसीज की प्लुरालिटी है, कुछ उस तरह से जो कल्चरल प्लुरालिटी है हमारे इंडिया की जो विशेषता रही थी, वो भी बहुत तेजी से उसका भी खात्मा होता है। तो ये एक सिचुएशन ऐसा है, मैंने ये तय किया कि इसीलिए हम लोग ये मानते ही नहीं कि हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, और जब भी हम मल्टीकल्चरल की बात करते हैं तो हम हमेशा उसको रिलीजन से जोड़ देते हैं, कम्युनिटी से जोड़ देते हैं, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ही पर्सपेक्टिव में हमेशा देखते हैं। जबकि अब कुछ दूसरी भी टेंडेंसीज हैं, केवल हम मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉन्टेक्स्ट में ही इसको न देखें, बल्कि ये मैं कहूंगा कि कुछ दूसरे भी कॉन्टेक्स्ट हैं। जिस तरह से अर्बनाइजेशन इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है, और जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से इंडिया में बढ़ा, उसके बाद अर्बनाइजेशन बढ़ा। हमारे यहाँ यूरोप और अमेरिका से थोड़ी देर से डेवलपमेंट तो हुए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि जैसे एशिया में भी चाइना से हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। जैसे अगर चाइनीज आजकल एक महाशक्ति हैं, जिस तरह से उनके यहाँ अर्बनाइजेशन हुआ, लगभग हम ठीक पीछे उनके लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। तो ये जो अर्बनाइजेशन हो रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, तो बाहर से भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स, अब हम ये कह सकते हैं कि केवल वो मेगा सिटीज में ही या मेट्रो सिटीज में ही है, बल्कि मध्यम स्तर के लखनऊ, पटना
और जयपुर, इस तरह के मध्यम स्तर के आगरा, ऐसे शहरों में भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां हमारे अपने देश के ही डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट इथनिक माइनॉरिटी कल्चरल ग्रुप के लोग एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन है। या हमारे अपने ही देश में तो ये इंटरनल माइग्रेशन कि अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन से या साउथ से या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस रीजन से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है। लोग काम की खोज में सिटीज में जा रहे हैं और आजकल जो टेक्निकल जो पढ़ाई है वो बच्चे पढ़ करके और काम की खोज में ऐसे शहरों में जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। कलकत्ता भी उसमें से है जहाँ के अभी सर्च कर रहे हैं। तो एक हम देखते रहे, सोचते रहे और बहुत तेजी से इस मल्टी कल्चरल सिचुएशन ने हमारी कंट्री में भी पांव पसार लिए हैं, जिनका हमको अंदाजा ही नहीं। आप अपने ही शहर में गोरखपुर में या बनारस में किसी मॉल में जाएं तो आप पाएंगे, या इवन आप देखें, आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहां आपको नेपालीज महिलाएं दिख जाएंगी, या आप ठीक से प्रोब करेंगे तो बांग्लादेश से आए हुए, या मैं आपको ये भी बताऊं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो हमारे सेवन सिस्टर्स स्टेट है वहां के बहुत सारे ट्राइब बहुत ज्यादा माइग्रेट करते हैं। तो ये इंटरनल माइग्रेशन और इंडिया सोर्स भी है और डेस्टिनेशन भी है। सोर्स का मतलब ये है कि इंडिया से बाहर भी माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन इंडिया में भी माइग्रेशन हो रहा है। हम जब एक्सपर्ट इनवाइट कर रहे हैं तो फिर वो एक्सपर्ट भी डिफरेंट कल्चर से, ऐसा नहीं है खाली अमेरिका और यूरोप से ही आ रहे हैं, साउथ एशिया से भी तो आ रहे हैं। फिलीपींस, चाइना, जापान, फार ईस्ट की अगर कंट्री की बात करें, हम चाइना की बात करें या जापान की बात करें, या हम नीचे साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, तो वहां से भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं। तो मैं एक रियलिटी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं कि अभी जो स्थिति है पहले से भी, और अब तो और बढ़ गया है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये जो मल्टी कल्चरल सिचुएशन है ये बहुत तेजी से हम इसी सिचुएशन में रह रहे हैं, हम रहने लगे हैं और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोरखपुर में ही मैं अमृतांशु जी और सीमा जी से कहूंगा, या राम जी सर बैठे हैं, आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में गार्ड के रूप में या काम करने वाली लड़कियों के रूप में, महिलाओं के रूप में आप पाएंगे कि आपको लगेगा अचानक कि अच्छा ये तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गोरखपुर के हैं, कहीं बाहर के। और जब आप इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत डिफरेंट कल्चरल ग्रुप के हैं, दूसरे मतलब हमारे ही इंडिया के किसी दूसरे कोने से हैं, या इस तरह से माइग्रेट करके वो यहाँ आए हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है। तो मैंने इसलिए भी, क्योंकि मेरा अनुभव था, हमारे एक रिसर्च स्कॉलर है जिन्होंने ट्राइब पे काम किया था, हमारे एक रिसर्च स्कॉलर है जो इस समय भी एम्स में है, जिन्होंने की इंटर ग्रुप रिलेशन में लेकर के काम किया था। इन सभी विषयों को उन्होंने टच किया था, जैसे स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन पर उनका काम था, प्रदेश तिवारी और वेद प्रकाश रावत। बाद में फिर मैंने चेंज किया टाइप्स पर और थोड़ा सा मैंने कैटेगरी वाइज भी कुछ काम कराए थे इन वेरिएबल्स को लेकर के। लेकिन ये जो अभी जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट को छूता था, जो कुछ मैंने रिव्यू किए थे, और इसका इम्प्लीकेशन है काउंसलिंग के लिए कि कैसे एक मल्टी कल्चरल सिचुएशन में मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, और उनका काउंसलिंग के लिए अगर कोई काउंसलर है तो उनका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, वो कैसे उसको इम्प्लीकेट करें उन नॉलेज को। तो इसी के तहत मैंने ये लिया था और मैं अपनी बात थोड़ा और डिटेल में शुरू कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, सिचुएशंस मैंने बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं संकेत करने की कोशिश करूंगा। एक संकेत तो मैंने किया ही है कि हमारे देखते देखते हमारे ही कंट्री में कैसे जो मध्यम स्तर के या मझोले स्तर के या उससे भी छोटे जो स्तर, जैसे गोरखपुर जैसे शहर में भी किस तरह से मल्टीकल्चरल सिचुएशन स्थिति बन गई है। तो एक तो ये था। तो मैं अपने इस आज के इस वक्तव्य में बात करूंगा कि ये थोड़ी सी ग्रुप आइडेंटिटी या आइडेंटिटी क्या हो सकता है, कल्चर और इसके डायमेंशंस क्या हैं, मैं इन चीज़ों को टच करूंगा। फिर कल्चरल वैल्यूज और मेंटल हेल्थ के जो कुछ स्टडीज हैं वो क्या है, एकल्चरेशन और मेंटल हेल्थ और वेलबींग कैसे जुड़े हुए हैं, और फिर इथनिक आइडेंटिटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज ये सब क्या है। इन्हीं विषयों पर मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रकाश डालूं, और मैं प्रकाश ही डालूंगा इसलिए भी क्योंकि जो एक सिस्टमेटिक तैयारी होती है वो, क्योंकि मैं दूर हूँ शहर से अपने बैठे हुए, और लैपटॉप हमेशा रखना अपने पास पॉसिबल नहीं था। मेरे कुछ बने भी थे, तैयार भी थे कुछ पावर पॉइंट, लेकिन वो अब ले नहीं आ पाए और ये सारे डेवलपमेंट सभी हुए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन रिसर्चेस को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।
जो हमारे नए मित्र हैं वो हो सकता है कि इससे उनको कुछ इस प्रकार का अनुभव मिले कि वो नए रिसर्च प्लान करें और इस तरह सोचें, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट काम होगा अगर आप इस तरह से सोचें तो इस सारी बातचीत के बाद मैं थोड़ी सी बातचीत ये करूंगा। आप देखें, अगर हम प्लुरलिस्टिक सोसाइटी की बात करें, जैसा बेरी ने कहा है, तो दो तरह के ओरिएंटेशन की उन्होंने बात की बेरी साहब ने। एक तो वो कहते थे कि एक मेन स्ट्रीम मेजॉरिटी हो सकती है और उसके फ्रिंज पर माइनॉरिटी टाइप फ्रेमवर्क हो सकता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी फ्रेमवर्क, जहाँ की एक मेन स्ट्रीम कल्चर होती है और हाशिए पर, फ्रिंज पर, या कहिए कि मार्जिनलाइजेशन या मार्जिनलाइज, सोशली एक्सक्लूडेड बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप हैं। तो एक सिचुएशन तो ये हो सकता है जहाँ की कई कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि एक, इसको कहते हैं मोजैक सिचुएशन, जिसमें कि डिफरेंट जो इथनो कल्चरल ग्रुप्स हैं वो अपने पर्सनल, उनकी जो आइडेंटिटी होती है, ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है, उसको थोड़ा सा किनारे करते हुए वो इसमें बिलीव करते हैं कि हम जो मेजॉरिटी का जो कल्चर है उसके साथ अपने बिलीव्स को और अपने वैल्यूज को शेयर करें और उनको उसके साथ एसिमिलेशन या इंटीग्रेशन जैसे किसी स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हुए रहें। तो ये दो स्थितियां हो सकती हैं। इंडिया में मैं कहूँ तो ज्यादातर ये जो मजाक वाली जो स्थिति है, हम ध्यान ही नहीं देते, हमारे बीच ही वो रह रहे हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते। और उन्होंने अपना कल्चरल जो है ओरिएंटेशन वो भी अपना होल्ड किया हुआ है, उसके साथ जी रहे हैं और वो हमारे बीच भी रह रहे हैं। तो कमोबेश डिफरेंट कल्चर में या डिफरेंट कंट्री में ये दोनों ही ओरिएंटेशन दिखाई देते हैं। हमारे इंडिया में भी थोड़ा ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला भी है और ये मजाक वाला जो है, जैसे आप अगर चले जाएं नॉर्दर्न हिल्स में, जो हमारे सेवन सिस्टर्स हैं आसाम और उसके ऊपर, तो ये चीज जो मोजैक वाली जो मैं बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ जो है आपको छोटे छोटे अंतर पर ही दिख जाएंगे। या आप एक और पैकेट है, जब आप यहाँ आएंगे, जैसे आप जब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार और कुछ उड़ीसा के रीजन, तो आप यहाँ पर भी एक ऐसा पाएंगे जहाँ की डिफरेंट कल्चर के लोग, करीब मतलब लगभग हर स्टेट में 20 से ज्यादा कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे अकेले झारखंड में ही 30 से ज्यादा कल्चर्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं और रह रही हैं। तो ये मोजैक वाला सिचुएशन आपको यहाँ इंडिया में इन एरियाज में भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिल सकता है, केरल में तो नहीं है लेकिन आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा है। तो मैं यहाँ पे ताजफेल और टर्नर के द्वारा कही गई एक बात कहूंगा कि एक्चुअली क्या है कि इंडिविजुअल जो है उसका अपना जो आइडेंटिटी है उसको फॉर्म करने में उसके जो सोशल ग्रुप की बड़ी भूमिका होती है। वो अपनी जो सोशल आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि जो नॉर्थ अमेरिकी ग्रुप साइकोलॉजिस्ट है वो सेल्फ सबको ज्यादा की बातचीत करते हैं, लेकिन जो यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट है, पर्टिकुलरली ताजफेल और उनके स्ट्रीम या उनके साथ उनके बाद काम करने वाले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घोष साहब, घोष और माजिद, ये दो नाम मैं ले सकता हूँ जिन्होंने काफी उस परंपरा में काम किया था। इस मामले में एक पायनियर यूनिवर्सिटी हमारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय रही है, उसके बाद प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा साहब। तो ताजफेल का ये कहना था कि जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है वो हम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो वहां से हम डेराइव करते हैं, और इस सोशल आइडेंटिटी का अपना एक इम्प्लीकेशन होता है। ये सोशल आइडेंटिटी जो होते हैं ये या तो आप एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी डेवलप करेंगे या फिर आप निगेटिव सोशल आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं। पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी है, अगर आप मेजॉरिटी ग्रुप है और पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी आपका है तो आपके सेल्फ को कोई थ्रेट नहीं है, आपके पर्सनल आइडेंटिटी को कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन जब आप सोशल आइडेंटिटी आपकी निगेटिव होती है तो फिर आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर प्रॉब्लम होती है, एनोयंस, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि लियोन फेस्टिंगर का जो कॉग्निटिव डिजोनेंस है वो थियरी भी यहाँ जुड़ी हुई है। एक डिजोनेंस के स्टेट में आप सेल्फ के लेवल पर रहते हैं, और आप जानते हैं कि जब डिजोनेंस होता है तो वो मेंटल हेल्थ को किस तरह प्रभावित करता है। तो जो सोशल आइडेंटिटी है जब आपकी निगेटिव होती है तो आप दो तरह से बिहेव करते हैं। एक चीज तो ये है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे, इसको कहते हैं इंडिविजुअल मोबिलिटी, कि हम रच बस गए दूसरे कल्चर में, अपने को पूरी तरह से भुलाकर एसिमिलेट करके, इवन अपने बारे में बताना भी नहीं चाहते कि हम कौन। जैसे हम निकल के गए पुणे में रहने लगे और उसके बाद कुछ दिन 10-15 साल एक जनरेशन रहते हुए हम ये कहना छोड़ देते हैं कि हम बिहार या यूपी से आए हैं, हम बंबई के हो जाते हैं, हम पुणे के हो जाते हैं या हम बैंगलोर के हो जाते हैं।
वहीं शादी ब्याह भी करते हैं और फिर पूरी तरह से हम कहते हैं कि नहीं जब हम इस स्टेट के हैं। तो क्या हुआ कि हमने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं की, या पहले डिस्क्लोज थी भी तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे वहीं पे हमने अपने को एसिमिलेट कर उसमें रस बस गए, और इस तरह से अपने मेंटल हेल्थ या कहिए कि कल्चरेटिव जो स्ट्रेस है उससे बचने की कोशिश की और अपना मेंटल हेल्थ हम मेंटेन करें। करते भी हैं, बहुत सारे दूसरे कल्चर के लोग भी करते हैं जो कि माइनॉरिटी कल्चर के लोग हैं। लेकिन एक दूसरा भी यहाँ पे एक बिहेवियर टेंडेंसी है, और वो है सोशल चेंज टेंडेंसी। हम क्या करते हैं कि अपने ही कल्चर में हम कुछ ऐसे चेंज करने की कोशिश करते हैं जो पॉजिटिव हो, और जब वो चेंज हमारे बिहेवियर में या कहिए जब हम ग्रुप के लेवल पर चेंज इंड्यूस करते हैं तो वो हमारी सोशल आइडेंटिटी को बढ़ाती है। तो हम क्या करते हैं कि उन क्षेत्रों में जहां हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं, उन क्षेत्रों में हम काम करते हैं और अपने ग्रुप के लेवल पर इस तरह के चेंजेस करते हैं कि हमारी सोशल आइडेंटिटी थोड़ी पॉजिटिव हो। तो ये दो तरह के ट्रेडिशंस आप या बिहेवियरल ओरिएंटेशंस आपको दिखाई देंगे। या तो इंडिविजुअल लेवल पे हम मोबिलिटी ये प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम सोशल चेंज की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब हम ब्रिटिश के साथ हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा और इस तरह के तमाम जो समाज सुधारक थे, उन्होंने ये सोशल चेंज प्रोसेस को अपनाया था। एक एग्जाम्पल के रूप में रखूंगा, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे सामने ये उदाहरण रखते थे कि आप अंडर डेवलप्ड कल्चर के लोग, तो ये ब्रिटिशर्स का दायित्व है, ये डेवलप्ड है हम लोग यूरोपियन, तो उनका दायित्व है कि हम आपको ये सिखाएं कि आप कैसे डेवलप। ये उनका एक मोरल जो है हम पर, एक ऑब्लिगेशन हम पर इम्पोज करते थे कि अभी आप इतने डेवलप नहीं है कि आपकी समझ इतनी विकसित हुई है कि आप प्रजातंत्र और जो जुरिस्डिक्शन और जस्टिस इन सब चीजों पर, इन एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को आप इतना ज्यादा अपने आप में समाहित कर पाए कि आप अपना डेवलपमेंट कर पाए, और जो हमारा इस समय का जो डेवलप्ड कंट्री है उसके साथ आप कदम से कदम मिला के चल पाए। तो इस तरह से वो हम पर शासन करते थे, और वो ये कहते भी थे कि आपके अंडर डेवलप्ड होने का ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सती प्रथा जिस पर राजा राम मोहन राय जी ने काम किया था कि सोशल चेंज प्रोसेस उन्होंने शुरू की। उन्होंने इंडिविजुअल मोबिलिटी को नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये एक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की है तो हम इसको चेंज करेंगे, और हम अब मोरली अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हम कहेंगे कि नहीं, हम एक डेवलप कल्चर है, और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप आके हमको ये कहें कि हम लोग जो है उतने डेवलप नहीं है जितना आप, और हमारी सोशल आइडेंटिटी हम निगेटिव बनाए रखें। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि किस तरह से ये जो सोशल ओरिएंटेशंस है ये हमारे मेंटल हेल्थ के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं इन डायमेंशंस पे आता हूँ जो कल्चरल डायमेंशंस है। कल्चर के डिफिनीशन पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं बस 2-3 नाम लेना चाहूंगा। जैसे हर्स्कोविट्ज ने ही 1948 में ये पहले पायनियर माने जाते हैं, जो उसके पहले भी हालांकि एफर्ट्स हुए हैं, लेकिन ये पॉइंट लिया जा सकता है जहां से कि हम कल्चर को डिफाइन करने की कोशिश करें। तो उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया कि जो कल्चर है वो ये हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, और ये ह्यूमन के द्वारा शेप्ड होता है, या जो भी हम ह्यूमन बीइंग जो क्रिएट करते हैं, शेप कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, सो दिस इज कल्चर। लेकिन मैं एक और नाम लेना चाहूंगा, पेडरसन। ये इस सज्जन ने, इन्होंने कुछ और भी वेरिएबल्स कल्चर में ऐड करने की कोशिश की, जैसे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को उन्होंने इंक्लूड किया, जैसे एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, स्टेटस वेरिएबल्स जैसे सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, या एफिलिएशंस कि फॉर्मल या इनफॉर्मल एफिलिएशंस किस तरह के हैं, इन वेरिएबल्स को भी कल्चर में जोड़ने की कोशिश की। और इथनोग्राफिक वेरिएबल जैसे नेशनैलिटी, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, इन चीजों को, इन सब चीजों को, तो आप देखें एज, सेक्स, रेजिडेंस, स्टेटस वेरिएबल, एफिलिएशंस, इथनोग्राफिक वेरिएबल जैसे नेशनैलिटी, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, इन सब को उन्होंने इस कल्चर के इस कॉन्सेप्ट में जोड़ने की कोशिश की। तो थोड़ा मैं लेता हूँ, और बाद में अगर रिसेंटली हम देखें तो जो डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं, जैसे फिस्क, कितायामा, मार्कस और निस्बेत, ये 3-4 लोगों ने अलग अलग भी और एक साथ भी कई काम किए हैं। जैसे पर्टिकुलरली मार्कस और कितायामा का जो काम है, इन्होंने कल्चर को थोड़ा कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में डिफाइन करने की कोशिश की है। और इनका एक बिलीफ ये था कि कल्चर जो है ये एक बिलीफ सिस्टम्स है और वैल्यू ओरिएंटेशन है, जो हमारे नॉर्म को, कस्टम्स को, प्रैक्टिस को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, जैसे कि लैंग्वेज या कॉग्निशन, परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इनको अफेक्ट करता है। सो इस एक ब्रीफ कल्चरल
इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, इस बात पर हम लोग खास ध्यान दें कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ये थॉट्स में, वैल्यूज में, बिहेवियर्स में, एटीट्यूड्स में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। और अगर हम लार्जर कम्युनिटी या सोसाइटी या सिविलाइजेशंस के पर्सपेक्टिव में या उनके एक गेस्टाल्ट के पर्सपेक्टिव में इन चीजों को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर मैं समझूंगा, मैं समझता हूँ कि हमारी अमृतांशु जी से बातचीत इस पर होती रहती है, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये कहीं ना कहीं एक एकांगी, एक तरह से एक्सप्लेनेशन करने की हम कोशिश करेंगे और अपने गेस्टाल्ट में चीजें हम इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये जिस्ट है, मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यों कल्चर को हम इंक्लूड करें, मेंटल हेल्थ के हम जब इन्वेस्टिगेशन करें तो हम क्यों कल्चर को उसमें ले आए वहां पे। तो अगर आप एक किसी इंडिविजुअल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फिर उसके सोशल आइडेंटिटी, उसकी इथनिक आइडेंटिटी, उसके कल्चरल बैकग्राउंड और इन पूरे वेरिएबल्स में उसको समझने की कोशिश करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके मेंटल हेल्थ को समझने की जब हम कोशिश करेंगे या काउंसलिंग के दौरान ही जब हम उस इंडिविजुअल को समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा एक बेहतर पोजीशन नहीं होगी। तो अगर हम इस पोजीशन को अपनाते हैं कि हम, जब एक व्यक्ति हमारे सामने बैठता है, तो वो व्यक्ति केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, अपनी खाली इंडिविजुअलिटी के साथ वो नहीं हमारे सामने बैठा है काउंसलिंग के लिए, बल्कि उस व्यक्ति के साथ उसकी पूरी जो कल्चरल बैकग्राउंड है और उस कल्चर के साथ ये सारे वेरिएबल्स जिनके नाम मैंने गिनाए हैं, इन सब के साथ हमारे बैठा हुआ व्यक्ति एक होता है। और अगर हम खाली एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बिहेवियर कर रहा है अभी, जैसे अमेरिकी कहते हैं कि आप हेयर एंड नाउ में रहिए और हेयर एंड नाउ को ही समझने की कोशिश करिए, तो ये बात, चूंकि मैं पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, थियरीज भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेरे गले उतरती नहीं कि खाली हम हेयर एंड नाउ में रहें। हम अपने पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ और हम पूरे कह सकते हैं कि जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसके साथ व्यक्ति को समझने की न कोशिश करें, बस केवल व्यक्ति को समझने की कोशिश करें। सो दिस इज डिफरेंस। मैं यही कहूंगा कि मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं और जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, तो आपका अप्रोच किस तरह का है? क्या आप एक केवल व्यक्ति को एक व्यक्ति समझ रहे हैं सामने, उसके बिहेवियर को बस इंटरप्रेट कर रहे हैं और सीधे काउंसलिंग की कोशिश कर रहे हैं, या एक व्यक्ति में उसके कल्चरल जो पूरे बैकग्राउंड है, अपने उस लीनियज के साथ जो बैठा हुआ है, आप उसको उस तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा अपने सभी मित्रों से जो मेंटल हेल्थ के प्रोफेशन में है और जो काउंसलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, आजकल एक मल्टी कल्चरल काउंसलिंग कॉम्पिटेंसी, यह भी जो है वर्ड काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है, और मैंने इस पर भी लिखा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा कभी। तो मैं अब यहाँ से ये बात करने जा रहा हूँ कि क्या कुछ स्टडीज हुई हैं, तो मैं थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करूंगा कि हाँ, ऐसी स्टडीज हुई हैं जो कल्चरल वैल्यूज और मेंटल हेल्थ को लेकर के की गई हैं। जैसे ऐसी स्टडीज मैं कुछ करना चाहूंगा कि अमेरिका में, जैसे जब इंडिया से माइग्रेशन हुआ, तो आप देखें बहुत ज्यादा माइग्रेशन कनाडा में और अमेरिका में हुआ, और पंजाब साइड से पहले और फिर दूसरे रीजन से भी लोग अमेरिका में जाकर बसे। तो एशियन है, इंक्लूडिंग इंडियन, जो एशियन अमेरिकन वहाँ उनको कहा जाता है। ऐसे कुछ स्टडीज हमारे पास है कि ये देखने की लोगों ने कोशिश की कि जो एशियन वैल्यूज और एशियन लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं और जो पूरी तरह से जो यूरोपियन अमेरिकन कल्चरल वैल्यूज, तो ये जो एशियन है, इन्होंने किन स्ट्रेटेजीज को अपनाया और इन एशियन जो वैल्यूज के साथ ये जो वहां रह रहे हैं, तो क्या उसको अभी भी पकड़े हुए हैं कि नहीं, और इन्होंने जो पकड़ा उनकी क्या हालत है, उनकी मेंटल हेल्थ की स्टेटस क्या है। ऐसे कुछ चीजों पर प्रकाश डालने लायक ऐसी स्टडीज हैं जो मेरे पास है। जैसे किम और एटकिंसन और यांग की एक स्टडी है 1999 की, ये एक सिंपल डिफरेंस है। श्यू एंड श्यू की भी है 2003 की, ये एक स्टडी मेरे सामने है, जिसमें इन सबों ने ये बताया कि जो इंडियन या कहिए कि एशियन जो कल्चरल वैल्यूज हैं, ये कैरेक्टराइज होते हैं कॉलेक्टिविज्म, conformity to norms and emotional restraints, hierarchical family structure, humility जो विनम्रता है, and maintenance of interpersonal harmony, ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एशियन कल्चरल के। जबकि जो यूरोपियन अमेरिकन कल्चरल वैल्यूज हैं, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म
को बढ़ावा दिया जाता है। ऑटोनॉमी, फ्यूचर ओरिएंटेशन एंड मास्टरी ऑफ द एनवायरनमेंट, ये कल्चरल वैल्यूज उनके हैं जो जिसकी बात हम करते हैं, मास्टरी ऑफ द एनवायरनमेंट की और फ्यूचर ओरिएंटेशन की। और ये एक डिबेट तो जो भी थोड़ा बहुत भी इस एरिया में जानते हैं तो वो इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, जो ट्रांडिस वगैरह ने भी काफी काम किया इस पर, तो ये तो अभी भी एक बहुत ही हॉट डिबेट का मुद्दा है, चल ही रहा है इसमें। तो ऐसी स्टडीज लेकर की गई हैं कि जो एशियन हैं उनके जो अपने कल्चरल वैल्यूज हैं और बिलीफ्स हैं वो कितना ज्यादा मददगार होता है। मैं बहुत ही पर्टिकुलर नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी ये स्टडीज हैं वो सजेस्ट कर रही हैं कि जब लोगों ने अपने कल्चरल बिलीफ्स को भी ध्यान में रखा, बजाय कि पूरी तरह से अंधानुकरण करें और हम जो दूसरे जैसे यूरोपियन अमेरिकन कल्चर को पूरी तरह से अपना लें, तो इन दोनों ही स्थितियों में जो हमारे अपने कल्चरल बिलीफ्स थे, जब हमने उसको फॉलो किया, तो मेंटल हेल्थ के लेवल पर एक पॉजिटिव साइड दिखाई देता है एशियन जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनके साथ, फैमिली के लेवल पे, वेलबींग के लेवल पे, मेंटल हेल्थ के लेवल पर, और इवन कई उनके बिहेवियर में कि जैसे वो अप्रोच करते हैं कि नहीं काउंसलर। एक खास बिहेवियर ये है कि जो अमेरिकी लोग हैं वो काउंसलर्स को बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं और छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी वो काउंसलर के पास जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो एशियन सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा, हालांकि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, व्यक्ति के एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रहने के नाते एक व्यक्ति के रूप में काउंसलर के प्रति वो असम्मान नहीं जाहिर करते, लेकिन वो अपने फैमिली में ज्यादा बिलीव करते हैं, अपने फैमिली के लेवल पे टॉक करते हैं, अपने पूर्वजों से टॉक करते हैं और आपस में अपने फैमिली के लेवल पे इन चीजों को ज्यादा काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। और एक रिस्ट्रेंट ये दिखाई देता है, ये एक ऐसा निषेधात्मक व्यवहार की जल्दी बहुत काउंसलर के पास नहीं जाते हैं कि अपने हर बिहेवियर के लिए हम काउंसलर के पास जाए। तो ये एक फाइंडिंग थी जो कि 2000 के बाद की स्टडी है, 2003, 2004, 2005 में ये सारी स्टडीज हुई हैं जो ये फाइंडिंग थी। इवन अगर इसमें हम कहें कि एकल्चरेशन के भी जो स्टडीज हैं जो बेरी और उनकी टीम के लोगों ने किया था, तो ये जो 4 उनकी स्ट्रेटेजीज है, एकल्चरेटिव स्ट्रेटेजी जिसको हम कहते हैं, इंटीग्रेशन या एसिमिलेशन या मार्जिनलाइजेशन या जो इस एक और चौथा भी है, तो उसमें सबसे बेस्ट देखा गया ये कि मेंटल हेल्थ सबसे बढ़िया जो प्रेडिक्ट करता है जो स्ट्रेटेजी वो है इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन में हम करते क्या है, इस इंटीग्रेशन में हम ये करते हैं कि हम अपने कल्चरल बिलीफ्स को भी छोड़े नहीं होते हैं, उनको भी हम अभाव देते हैं या कहिए कि मतलब उनको भी हम अपने उसमें रखते हैं। और हम जो दूसरे कल्चर में, जैसे हमने एकल्चरेट किया मान लीजिए दूसरी कंट्री में, कनाडा में, अमेरिका में, फर्स्ट हैंड कांटेक्ट जरूरी होता है एकल्चरेशन के लिए, तो हम वहां गए, तो फिर जो भी चेंजेज हुए तो थोड़ा बहुत तो चेंजेज होंगे और एकल्चरेटिव स्ट्रेस होगा तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब इंटीग्रेशन का जो ये स्ट्रेटेजी है, जब इसको फॉलो किया गया कि हम अपना भी मान रहे हैं और उनको भी वैल्यू दे रहे हैं और उनको हम सम्मान की नजर से देख रहे हैं क्योंकि हम वहां गए हैं, तो उनके कल्चरल वैल्यूज को भी हम थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अपना वाला छोड़े नहीं, इस भाव में जब हम रह रहे हैं तो ये एक बेहतर प्रिडिक्टर है मेंटल हेल्थ का और वेलबींग का। और मेरे ख्याल से आप दर्जनों स्टडीज ऐसी यहाँ पर पा सकते हैं कि किस तरह से मेंटल हेल्थ और वेलबींग ऐसी स्ट्रेटजीज को जो कि एकल्चरेशन में जब हम फॉलो करेंगे तो हम पा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक भी मैं थोड़ा होना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे बहुत सारी स्टडीज जैसे इस कल्चर शॉक को लेकर के, जो एकल्चरेशन में कल्चर शॉक और एकल्चरेटिव स्ट्रेस की बात की जाती है, तो की गई है कई कंट्री में। जैसे मैं यहाँ पे 2 तरह के ओरिएंटेशन की बात करूंगा एक बार और, जो क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट प्रोसेस, यहाँ पर एक जो है उसको कहा गया कि हम साइकोलॉजिकल लेवल पर एडजस्टमेंट करते हैं, और जो दूसरा है वो सोशियो कल्चरल लेवल पर हम एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे इसमें एंडरसन, वार्ड, कैनेडी, बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिन्होंने इसमें काम किया है। अब जो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है ये फोकस करता है, या ये कहिए कि ये इमोशनल कंपोनेंट, और ये फोकस करता है एडजस्टमेंट एट इमोशनल लेवल, जबकि जो सोशियो कल्चरल एडजस्टमेंट है ये फोकस करता है, या ये कहिए कि ये कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट है, और ये फोकस करता है कॉग्निटिव एडजस्टमेंट, कॉग्निटिव लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे।
कि हम कैसे नॉलेज के लेवल पे एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपने नॉलेज में हम स्कीमा डेवलप कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम एटीट्यूड्स ऐसे डेवलप करें, या हम प्रीजुडिसेस न डेवलप करें, या ऐसे स्टीरियोटाइप्स न डेवलप करें जो निगेटिव हो। तो हम कॉग्निटिव लेवल पर भी नॉलेज के स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहे हैं, और हम अफेक्ट के लेवल पर भी हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है ये एक अफेक्टिव कंपोनेंट है, जबकि जो सोशियो कल्चरल एडजस्टमेंट है ये कॉग्निटिव कंपोनेंट ज्यादा है, बिहेवियरल कंपोनेंट ज्यादा है। अब इस सोशियो कल्चरल एडजस्टमेंट में इंडिविजुअल ये लर्न करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट इन ए बेटर एंड इंक्रीज देयर एबिलिटी टू फंक्शन विद इन द न्यू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। एक नए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे जो है ज्यादा तेजी से ये सीखे कि हम यहाँ सर्वाइव करें, एग्जिस्ट करें, और हम अपना मेंटल हेल्थ बनाए रखें, इस कल्चर शॉक से उबरें, और हम अपना वेलबींग ठीक रखें। जैसे बेरी ने कहा कि ये जो दोनों जो एडजस्टमेंट होते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो जिन दोनों की बात मैंने भी की है, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट और इमोशनल कंपोनेंट या सोशियो कल्चरल एडजस्टमेंट, तो बेरी की जो स्टडीज है वो ये सजेस्ट करती हैं कि जो ये दोनों एडजस्टमेंट हैं इनके डिफरेंट टाइम कोर्स और डिफरेंट प्रेडिक्टर्स होते हैं। भाई कई ऐसे प्रेडिक्टर्स हो सकते हैं या वेरिएबल हो सकते हैं जो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और लेकिन कुछ दूसरे सेट ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं जो सोशियो कल्चरल एडजस्टमेंट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ बात मैं करना चाहूंगा कि जो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है ये ज्यादा वेरिएबल होता है टाइम के साथ, इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे होगी और वेरिएबिलिटी होगी टाइम के साथ, एंड कैन बी प्रेडिक्टेड बाय पर्सनालिटी वेरिएबल। जबकि जो सोशियो कल्चरल एडजस्टमेंट है ये टाइम के साथ धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, आपको यहाँ पर टाइम देना हो, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज वेरिएबल है, तेजी से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे टाइम, इसका कोर्स ऑफ टाइम जो है वो डिफरेंट होता है सोशल एडजस्टमेंट से, ये धीरे धीरे लीनियरली ओवर टाइम ये इम्प्रूव्ड होता है। और इसको जो प्रेडिक्ट करते हैं वो दूसरे कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, जैसे कल्चरल नॉलेज, डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंटर ग्रुप एटीट्यूड, कि भाई किसी एक डिफरेंट कल्चर के बारे में जहां हम एकल्चरेशन जहां हो रहा है, हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो कल्चरल नॉलेजेस क्या हैं, क्या हम उनके बारे में एक सेंसिटिविटी रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा क्या है, अब ये डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट तो हमारे अपने देश में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आप देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रांची, डाल्टनगंज, बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ के जो कई शहर हैं, इसी तरह से आप पश्चिम बंगाल के भी कुछ रीजन है, वहीं कस्बे में, शहर में मेजॉरिटी कल्चर एग्जिस्ट कर रही है। और जब मैं पूछता हूँ जाके कि यहाँ आपके अगल बगल बहुत सारे इतनी माइनॉरिटी ग्रुप रखते हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं, तो एक बहुत ही र्यूड उनका जो है एक बिहेवियर होता है। अच्छा, आप आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं, you see in your own country how you are talking about your own person, your neighbor। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जो मैं कई बार देता हूं कि उड़ीसा में एक कंपनी को ठेका मिला बॉक्साइट के खदानों को, क्योंकि एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से। ये मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, और ये मेरा एग्जांपल नहीं है, अरुंधति रॉय ने इसके बारे में लिखा है। मैं अभी रिसोर्स तो भूल गया हूँ लेकिन मुझे याद है। ये एक नियमागिरी पहाड़ है, और वहां आदिवासियों के जो देवता है वो नियम राजा उसको कहते हैं, तो पहाड़ ही उनके देवता है। और रियलिटी ये थी कि वो पहाड़ एक्चुअली बॉक्साइट का है। अब एक कंपनी को ठेका मिल गया कि साहब वो बॉक्साइट के खदान कर वो खुदाई करेगी और वो उससे एल्युमिनियम कंपनी को देगी। तो उन सबों ने सीधे उस पहाड़ को खोदने की योजना बना ली। अब उस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ रिसेंटली मैं तो नहीं जानता, मामला कोर्ट में था। तो आदिवासियों ने बड़ा पुरजोर विरोध किया कि साहब आप तो हमारे देवता को उखाड़ कर ले जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा यहाँ पे इंगित करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अगर मेजॉरिटी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेजॉरिटी कल्चर में हमारे एक सड़क बननी होती है और कोई पूजा स्थल होता है, वहां से उसको हटाने में हमारे जो एजेंसीज होती हैं उनके 9 कर्म हो जाते हैं, छू ही नहीं पाते, इतने कोर्ट और इस सारे मुकदमे होंगे। और एक पूरा का पूरा जो है, चूंकि वो माइनॉरिटी है, कुछ 100 है, वो बेचारे अपनी बात सही जगह पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और एक कंपनी खड़ी हुई है कुछ पूरे उनके देवता को उखाड़ फेंकना। सो हाउ वी आर ट्रीटिंग, मैं यही बात कर रहा हूं कि हम जब एकल्चरेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो हम दूसरे कल्चरल
कल्चर है उनके बारे में नॉलेज किस तरह की हम रख रहे हैं, हमारा डिग्री ऑफ कांटेक्ट किस तरह का है, या इंटरग्रुप एटीट्यूड किस तरह, कि हम पूरी तरह से उनको जो है हाशिए पर धकेल देना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाह रहे हैं, उनको सोशली एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं हम अपने बिहेवियर से, और जान भी नहीं रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं। वही बगल में 8-10 किलोमीटर बगल में आपके जंगलों में गांव है जहाँ की ये ऐसे इतनी कल्चर और ट्राइब्स रह रहे हैं, और आप मान के चल रहे हैं कि वो आदिवासी हैं। आप देखिए एक कितना ज्यादा किस तरह का स्टीरियोटाइप आप रख रहे हैं कि वो आदिवासी। तो अगर ये लोग शहरों में जब आएंगे और अगर हम उनके हेल्थ की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, और अगर वो भी कुछ पढ़े लिखे हो और वो काउंसलर के पास जाए, जैसे मुझे याद है, मुझे एक ट्राइबल पॉपुलेशन का एक लड़का मिला था बहुत ही रिमोट एरिया में अपने पीएचडी के दौरान, वो बीएचयू से अपनी पढ़ाई कर रहा है, और उसने ये सारे अपने दुख दर्द बयां किए कि जब हम लोग मेजॉरिटी कल्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो किस तरह से हम लोगों से बिहेवियर की जाती है। जो मैं ये बात कह रहा हूँ इस क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव में इंटरग्रुप एटीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन धनंजय जी थोड़ा जी समराइज करने का जी 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 सर, जी सर, हाँ, तो ये बात लगभग मैं खत्म सेकंड ही कर लेक्चर रहा हूँ। की जी ठीक। जी सर, मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ ऐसे ऐसी चीजें थी जिनको कि मैं आपके सामने इस फोरम के माध्यम से रखना चाह रहा था। और आप देखें कि इंडिया में बहुत सारी स्टडी हुई है और साउथ एशिया में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, फिर इथनिक आइडेंटिटी को लेकर भी बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि इथनिक आइडेंटिटी के बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ और वेलबींग में कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे वेरिएबल हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ और वेलबींग को अफेक्ट भी करते हैं। तो मैं अपने इस वक्तव्य में ये कहना चाहूंगा कि ये जो मेरा टॉपिक है मेंटल हेल्थ इश्यूज इन मल्टीकल्चरल सिचुएशन, जब हम काउंसलिंग की ट्रेनिंग देते हैं, जब भी हम एक कोर्स बना रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, और हम ये जो पीजी लेवल के जो है डिप्लोमा की बात करते हैं, या हम 2 ईयर कोर्सेज की बात करते हैं जिसमें हम किसी तरह से उनको इक्विप कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो हम इन चीजों को रखें, अपने कोर्स में रखें। ये मल्टी कल्चरल कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए, उनको उनके प्रति सेंसिटाइज करने के लिए, या जो ये कल्चरल एटीट्यूड और नॉलेज के प्रति सेंसिटाइज करने के लिए हम जो है अपने कोर्सेस में भी ये चीजें रखें, उनको सेंसिटाइज करें, उनको नॉलेज दें। और अब इस मल्टीकल्चरल सिचुएशन में, एक मोज़ेक के सिचुएशन में जहाँ डिफरेंट कल्चर है, कैसे काउंसलिंग करें, इस पर भी हम बातचीत करें। तो मैं अपनी बातों को फिर यहाँ पर विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जब करता हूँ बातचीत और मेरे मनोनुकूल होता है तो बहुत लंबी बातचीत कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी सर का आदेश आदेश है, और इतने बड़े लोग हैं यहाँ पे, वरिष्ठ लोग हैं, उनके बीच थोड़ा सा अपने लोग को संवरण कर पाना काफी आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए आप लोगों का अत्यंत आभारी हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। सर थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय कुमार जी, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। धनंजय जी आपने जो बातें रखी, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अभी तक नहीं जानते थे, तो इस फोरम पर जरूर हम लोगों के भी ज्ञान में समृद्धि हो रही है, और यही उसका उद्देश्य है। और आपने एक ऐसा पर्सपेक्टिव तैयार किया है कि वो सबके लिए उपयोगी है, यंगस्टर्स के लिए, ओल्ड के लिए। और मैं चाहता हूँ इस पर अगर कुछ बात होनी हो, कुछ ऑब्जर्वेशंस होने हो, कमेंट्स हो, तो वो हो। आज हमारे बीच में इनके सक्सेना साहब भी हैं, प्रमिला बत्रा मैम भी हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ आप लोग सजेशंस, कुछ फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी आप लोग बताने का कष्ट करें। सक्सेना साहब। हेलो, मे आई कम इन? हाँ Am I सर, audible? बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है सर। हाँ, असल में मैं पूरा लेक्चर नहीं सुन पाया, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो बीच बीच में वो चला जाता था, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और एक बात है कि जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल का अपना कोई रिलीजन है, वो टोटेमिक रिलीजन है, टोटम की बात करते हैं। जो पहाड़ की इन्होंने बात की, पेड़ होता है, चूहा होता है, चूहे की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, तो टोटम है।
और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सिगमंड फ्रायड ने जो पहली किताब लिखी थी साइको एनालिस्ट होने के बहुत पहले, उस किताब का नाम था टोटम एंड टैबू। राइट सर। और उसमें जो फर्स्ट आर्टिकल था उनका वो था द ऑर्डर ऑफ इंसेस्ट। तो ये बात है कि टोटम की बात की है धनंजय जी ने, बहुत अच्छी बात कही है। और यहाँ पे एक भी कहूंगा कि जो हमारे विलियम वुंट थे, उन्होंने भी जो पहली किताब लिखी थी 4 वॉल्यूम वर्क था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैब, तो उन्होंने 1879 में स्टेब्लिश की थी। ये 1860 के आसपास उन्होंने एलिमेंट्स द फोक साइकोलॉजी, और फोक साइकोलॉजी में उन्होंने ट्राइबल कल्चर की बात की थी। तो हमारे जो मनोविज्ञान में जो प्रारंभ हुआ है, चाहे साइकोएनालिसिस हो चाहे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हो, वो कल्चरल साइकोलॉजी से डेवलप हुई है। और एक चीज आपने जो सोशल आइडेंटिटी की बात कही थी, बहुत अच्छी बात है। एक्लचरेशन और कल्चरल एसिमिलेशन ये दो अलग चीजें हैं। कल्चरल एसिमिलेशन में एक कल्चर दूसरे कल्चर में आत्मसात कर लेता है, और कल्चर जो एक्लचरेशन होता है उसमें दोनों कल्चर एक दूसरे की जो पहनावा लेते हैं। लेकिन ऑकबर्न ने एक बार कहा था कि देयर इज कल्चरल लैग, एक कल्चरल लैग का कंसेप्ट दिया था, और उस कंसेप्ट में ये था कि हमारा जो मटेरियल कल्चर है वो ज्यादा स्पीड से बदलता है, और जो नॉन मटेरियल कल्चर जिसमें हमारे वैल्यूज बिलीफ से शामिल है, इनमें देर होती है। तो मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर की बात हम समझते हैं कि रिलेवेंट है, लेकिन चूंकि आपने इसको मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ से लिया है, बहुत अच्छी बात कही है। और मैं चूंकि पूरा नहीं सुन पाया था, लेकिन रिलेवेंट इससे संबंधित कुछ बातें मैंने कहने का प्रयास किया। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक शुक्ला जी। धन्यवाद सर। सर अमृतांशु सर हमारे साथ जुड़े हुए, सर का भी इंटरग्रुप रिलेशन पे बहुत काम है, तो मैं सर से चाहूंगी कुछ अपना भी ऑब्जर्वेशन दें। कल आप कहे थे कि आप 7,550 भेज दीजिए। सर अनम्यूट कर लें, सर अपने आप को अनम्यूट कर लें, सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। बात नहीं, तू कहता जो नहीं आप हेलो। तैयार कर देंगे, हम नहीं हाँ जी जी। हाँ जी, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी सर हैं आप।